ऑलराइट, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लास में। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद इस लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके थे और आज स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 अर्थात जनन स्वास्थ्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले इस चैप्टर के सिलेबस पर बात करेंगे और फिर हम टॉपिक को एक एक करके क्लियर करेंगे। इससे पहले के सभी लेसन की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है, तो इसके लिए आपको जो सब्सक्राइब बटन नीचे दिख रहा है उस रेड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन भी दबाना होता है, जिससे जब भी लाइव वीडियो क्लास चलती है तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो ये बात हो गई कि नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगी। अब हम बात करते हैं हमारे अध्याय 4 अर्थात जनन स्वास्थ्य पर। तो बात करते हैं जनन स्वास्थ्य पर। तो जनन स्वास्थ्य जो होता है वो मिनिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और जो मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो इसकी जो क्राइटेरिया है वो 4 to 5 है, अर्थात ये 5 नंबर का लेसन है और एग्जाम में आपको 5 नंबर ज़रूर देगा, क्योंकि आपको पता है जो पहली यूनिट है उसमें 3 लेसन है और पहली यूनिट 14 नंबर की है, जिसमें कितने लेसन है? 3 ही लेसन है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, मानव में जनन और इसके बाद जनन स्वास्थ्य। तो ये 3 लेसन जो हैं वो तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो 3 जो है वो कितने नंबर के हो गए? 14 नंबर के। तो 14 नंबर की जो पहली यूनिट है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बात करते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है, फिर बात करनी है कि जनन स्वास्थ्य की समस्याएं क्या हैं और क्या कार्य नीतियां हैं, अर्थात इसकी आवश्यकता क्या क्या है जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए। और इसके बाद बात करेंगे तो इसके बाद आ जाता है कि यौन संचरित रोग कौन कौन से होते हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं, यौन संचरित रोगों की रोकथाम से। ऐसे जो अगला पॉइंट है वो है परिवार नियोजन, इसकी आवश्यकता क्या है और इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो ये पोर्शन जो 2 हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यौन संचरित रोग और इनकी रोकथाम, ऐसे ही परिवार नियोजन और आवश्यकता एवं विधियां। और इसके बाद आ जाता है गर्भ निरोध क्या है, अर्थात कैसे जो परिवार नियोजन वो कंप्लीट किया जाए। और इसके बाद एवं चिकित्सीय सगर्भता समापन, अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल रूप से अर्थात चिकित्सीय रूप से कैसे प्रेगनेंसी को समाप्त किया जाए वो भी इसमें पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद है एमिनोसेंटेसिस और बंध्यता। और इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट हेडिंग आती है वो है सहायक जनन प्रौद्योगिकी, जिसमें IVF अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ZIFT जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर और GIFT गैमीड इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो इनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इनके बारे में जो जानकारी होगी वो बहुत डिटेल में नहीं होगी। कैसी होगी? सामान्य एवं जागरूकता से संबंधित केवल, ठीक है। इसकी जो जानकारी है वो बहुत डिटेल में आपको जब भी आप मेडिकल की क्लासेस लेंगे तो उसमें दी जाती हैं। यहाँ पर आपको सामान्य रूप से पढ़ाया जाएगा। तो कुछ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको ज़रूर इसमें लर्न करने होते हैं। और लर्न क्या, अगर आप समझ लेते हैं तो लर्न करने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि ये जो लेसन इसमें बहुत कम फिगर आपको मिलेंगे, क्योंकि जो बायोलॉजी है वो फिगर से बहुत अच्छी समझ आती है, लेकिन इसमें फिगर थोड़े कम है। लेकिन अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छे से ये लेसन समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम अपने पहले पॉइंट पे बात करते हैं जनन स्वास्थ्य पर। किस पर बात करते हैं? जनन स्वास्थ्य पर। जनन स्वास्थ्य क्या है? अब अगर जनन स्वास्थ्य पर बात करें तो जनन चूंकि हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले जनन हम पढ़ चुके हैं और हमें अब जानना है स्वास्थ्य। क्या जानना है? स्वास्थ्य। क्योंकि जनन और स्वास्थ्य को ही मिलाकर क्या बना हुआ है? जनन स्वास्थ्य बना हुआ है। तो जनन हम पहले से ही जानते हैं और इसके बाद अगर उसमें स्वास्थ्य मिला दें तो बन जाता है जनन स्वास्थ्य। तो जनन आप पहले से समझते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही
जनन कहते हैं और मानव में या सभी जीवों में लगभग जननांग उपस्थित होते हैं जिससे वो जनन करते हैं। जनन के प्रकार और इससे संबंधित सभी जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो डिटेल में जनन पे नहीं बात करते हैं, स्वास्थ्य पर बात करते हैं कि फिर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें हेल्थ क्या है ध्यान से देखिएगा। हेल्थ समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। शरीर की दो दशा होती है, एक होती है स्वस्थ दशा और एक होती है रोगीली दशा। रोगीली दशा में वो व्यक्ति रोगी कहलाता है, जबकि जो स्वस्थ दशा में होगा वो व्यक्ति कैसा कहलाएगा, स्वस्थ कहलाएगा। तो अगर स्वस्थ की दशा की बात करें तो जो स्वास्थ्य होता है वो 3 प्रकार का होता है। इसको समझा देते हैं फिर जनन स्वास्थ्य को समझाते हैं। ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अधिकतर जब भी स्वास्थ्य की बात किया जाता है व्यक्ति और लोग क्या समझते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, कि कहीं शरीर में कोई रोग तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, जुकाम तो नहीं है, कोई पैर कट गया या कुछ भी ऐसे लेकर के इसी स्वास्थ्य पर विषय पर बात किया जाता है। लेकिन कुछ और विषय जरूर समझने चाहिए आपको। जैसे जो स्वास्थ्य होता है वो मेनली 3 प्रकार का होता है, शारीरिक, मानसिक एवं शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक। स्वास्थ्य कितने प्रकार का होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ऐसे रोग भी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। क्लियर होगी बात। शारीरिक रोग, मानसिक रोग और सामाजिक रोग। सामाजिक रोग पर भी बात करेंगे, मानसिक रोग पर भी बात करते हैं। तो शारीरिक के बारे में आप बहुत डिटेल में जानते होंगे। व्यक्ति का शरीर यदि सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, यदि सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, उसके सभी जैविक क्रियाएं, उसके सभी अंग सामान्य रूप से एज जैसा उनका फंक्शन है वो उस प्रकार कार्य कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति जो है वो शारीरिक रूप से कैसा है, स्वस्थ है। उसको क्या बोलेंगे आप, शारीरिक रूप से वो व्यक्ति स्वस्थ है। जबकि अगर सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा होगा तो उसको क्या बोल देंगे कि वो अस्वस्थ है या शारीरिक रोगी है। जैसे बुखार हो जाना, बुखार हो गया या लकवा लग जाना, ऐसे मतलब यही सब कैसे हैं, शारीरिक रोग हो गए। लंगड़ा हो जाना, ये सब कैसे रोग हैं, शारीरिक रोग है। तो इनकी लिस्ट तो बहुत है, क्योंकि मानव में अब आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा रोग हैं, एक से बढ़ते ही जाते हैं। अनेक आप देखिए रोग बढ़ते ही जा रहे हैं, संख्या में कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो शारीरिक रोग हो जाता है और शारीरिक रोग के फिजिशियंस होते हैं और इसका इलाज करते हैं। अब बात करते हैं मानसिक रोग क्या है, और ये समझना आप सभी युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर मानसिक स्वास्थ्य आप नहीं समझते हैं तो जो मानसिक रोगी होता है वो शारीरिक रोगी से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। हमने क्यों कहा, क्योंकि जो शारीरिक रोगी होगा वो शरीर से ही परेशान है तो वो दूसरे को कम नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जो मानसिक रोगी है वो खुद को तो नुकसान पहुंचा सकता है, साथ में क्या कर सकता है, दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कोई पागल अगर है तो वो खुद को तो नुकसान पहुंचाता है, बगल वाले को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो मानसिक रोगी होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मानसिक रोगी कैसे होते हैं या मानसिक स्वास्थ्य कैसा होता है, ऐसे में जो मानसिक दशा होती है अर्थात जो विचारों की दशा है वो कैसी होनी चाहिए, सामान्य और स्वस्थ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, मानसिक रोगी हो जाएगा। और मानसिक में आ जाता है इमोशनल, इमोशनल आ जाता है और बिहेवियर, इमोशनल और बिहेवियरल अर्थात व्यवहारिक। और इमोशनल जो होता है, इमोशनल में क्या होता है, फीलिंग्स बाहर की ओर निकलती है, तो ये हो जाएगा इमोशनल और बिहेवियरल। तो हमने देखा जो मानसिक रोग है उसकी 2 श्रेणियां हैं, एक हो गई इमोशनल अर्थात भावात्मक और दूसरा व्यवहारिक। अब अगर जो मानसिक मतलब मानसिक रोगी व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रांग नहीं होता है, मतलब उसे थोड़ी थोड़ी सी बातों में गुस्सा आने लगता है, थोड़ी थोड़ी सी बातों में वो नाराज हो जाता है, खुद का नुकसान कर लेता है, दूसरों को नुकसान पहुंचा देता है। ऐसे व्यवहार में क्या हो जाता है कि जब भी वो उसके अंदर कुछ भी चिड़चिड़ापन होगा तो
तो उसका व्यवहार जो है वो बदल जाएगा और वो हानि पहुंचाने लगेगा खुद को, खुद के वस्तुओं को, ऐसे परिवार को और लोगों को वो नुकसान पहुंचाने लगता है। तो ये हो गया मानसिक रोगी या मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित पक्ष। अब मानसिक रोगी में बहुत सारा मानसिक से संबंधित जितने भी बुरे विचार हैं या बुरे व्यसन हैं, जैसे शारीरिक व्यसन होते हैं जिसमें गुटखा है, शराब है, ड्रग्स है आदि शारीरिक व्यसन होते हैं। ऐसे मानसिक व्यसन भी होता है जिसमें क्या हो जाता है, किसी के विचार, बुरे विचार या बहुत ऐसी वीडियोज होती हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, उनको देखने के लिए क्या है बहुत ज़्यादा आतुर होना, ये सब क्या हो जाता है मानसिक रोग का क्या है पहचान है मानसिक रोग का। अगर ऐसा कुछ भी है तो मानसिक रोग के जो सिम्टम्स हैं वो यही होते हैं कि किसी प्रकार की वस्तु के लिए मन के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी होना। जैसे पबजी के बारे में आपने सुना होगा, जो पबजी एक प्रकार का गेम है, अब उसके लिए लोग इतना ज़्यादा उसके आदी हो गए या उसकी हैबिट डाल लिया, जिसकी वजह से जब गेम हट गया, बैन हो गया, तो उसको लेकर के लोग परेशान हो रहे हैं। तो वो एक प्रकार का क्या है मानसिक रोग है। बात करते हैं सामाजिक रोग क्या होता है या सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है। देखिए, व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो हम उसको स्वस्थ व्यक्ति नहीं मान सकते, क्योंकि सामाजिक रूप से भी उसको स्वस्थ होना जरूरी होता है। क्योंकि समाज में गया और उसकी कोई प्रतिष्ठा, कोई सम्मान, कोई इज्जत नहीं है, तो वो भी कैसा बोला जाएगा, रोगी ही बोला जाएगा, क्योंकि उसने बुरे कार्य किए होंगे और समाज उसको धिक्कारेगा। तो समाज में भी बहुत सारे रोग व्याप्त होते हैं और समाज का भी स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समाज के रोग होते हैं जैसे कुरीतियाँ हैं या बहुत सारे ऐसी प्रथाएं हैं जिनको नहीं होना चाहिए, वो लागू हो रही है, उनको जो फॉलो नहीं कर रहा है समाज उसको क्या करता है, धिक्कारता है। तो ऐसे में सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रोग पर बात कर लिया गया है। आई थिंक ये बातें आपको ज़रूर समझ आ गई हों। अगर आप चाहेंगे कि कभी इस पर कोई वीडियो बनाई जाए मानसिक और सामाजिक रोग पर, तो स्पेशल वीडियो मानसिक और सामाजिक रोग पर हम लेकर के आएंगे। अभी हम बात करते हैं जनन स्वास्थ्य पर। देखिए, जनन स्वास्थ्य का जो तात्पर्य होता है, जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य होता है जननांगों का सुचारू रूप से कार्य करना। अर्थात इसका जो सामान्य तात्पर्य है, सामान्य तात्पर्य होता है इसका जनरल रूप में, सामान्य तात्पर्य होता है जननांगों का सुचारू रूप से कार्य करना। अर्थात अगर किसी मादा के ओवरी से ओव्यूल्स बन रहे हैं और सभी प्रक्रियाएं सही चल रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वस्थ मादा बोलेंगे। अगर पुरुष में स्पर्म काउंट सही है और समय से स्पर्म रिलीज हो रहे हैं और सभी कुछ सही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक स्वस्थ पुरुष बोलेंगे, जनन स्वास्थ्य से संबंधित। लेकिन यदि हम बात करें इसके व्यापक अर्थ को लेकर के, तो व्यापक रूप से जो जनन स्वास्थ्य है उसका तात्पर्य होता है WHO के अनुसार, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और वो डिसाइड करती है। तो व्यापक रूप से WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन से संबंधित सभी स्वस्थ विषयों से है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलू सम्मिलित होते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ आ चुकी होगी कि जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य होता है, सामान्य रूप से अगर इसके तात्पर्य की बात करें तो जननांगों का सुचारू रूप से काम करना ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। जबकि अगर हम व्यापक रूप में बात करेंगे तो जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य होता है जनन से संबंधित सभी स्वस्थ विषयों से है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं को भी सम्मिलित किया गया। अर्थात जो जनन होना चाहिए वो सामाजिक, शारीरिक,
और मानसिक तीनों रूप से सही होना चाहिए। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ये मेल है और ये फीमेल है, इन दोनों को प्रजनन क्रिया करनी है। क्लियर। अब सबसे पहले तो मेल का शरीर कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। फीमेल का शरीर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। क्लियर। तो ये हो गया पक्ष शारीरिक स्वस्थ का, अर्थात ये दोनों शारीरिक रूप से स्वस्थ है और ये जो जनन है वो स्वस्थ क्रिया रहेगी। दूसरा होना चाहिए दोनों मानसिक रूप से भी जनन के लिए प्रिपेयर हो, तभी जाकर के आगे की प्रोसेस बढ़ेगी। अगर इसमें से मेल या फीमेल में से कोई भी मानसिक रूप से जनन क्रिया के लिए प्रिपेयर नहीं है तो ऐसे में वो जनन सही जनन नहीं माना जाएगा और वो एक प्रकार का आगे चल के रोग ही माना जाएगा और उसके लिए बहुत सारे केसेज और बहुत सारे दुनियादारी होती रहती है। ये बात आप बिल्कुल जानते होंगे। कहने का मतलब तो मानसिक रूप से भी दोनों का राजी होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और तीसरा जो है समाज, क्या उस जनन प्रक्रिया को समाज अलाउ कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो भी वो जनन सही नहीं माना जाएगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो शारीरिक रूप से नर और मादा का स्वस्थ होना जरूरी है। दूसरा मानसिक रूप से राजी होना या स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी। कोई मानसिक रोगी नहीं होना चाहिए। पता चले इसमें मेल जो है वो पागल है, अभी तो समस्या हो जाएगी, या फीमेल पागल है तब भी समस्या हो जाएगी। तो मानसिक रूप से भी दोनों कैसे होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। और जो तीसरा है सामाजिक, पता चले समाज पागल है तो भी तो समस्या आ जाएगी। तो समाज भी कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो समाज उसको अलाउ कर रहा हो तो ये तीनों कंडीशंस जब फॉलो होंगी तभी हम उसको जनन स्वास्थ्य बोल सकते हैं। तो WHO की जो परिभाषा है वो बहुत सही परिभाषा है, अर्थात जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन से संबंधित सभी स्वस्थ विषयों से है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलू जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। अब बात कर लेते हैं जनन स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं का निदान कैसे किया जाता है। तो इस पे बात कर लेते हैं कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो जनन स्वास्थ्य की समस्याएं, हमारी अगली हेडिंग होगी जनन स्वास्थ्य की समस्याएं। प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए जनन स्वास्थ्य का जो मेन भूमिका होती है जनन स्वास्थ्य में वो किस पर होती है, युवाओं पर होती है। अर्थात ये डिपेंड करता है 12 से लेकर के 25 वर्ष के युवाओं पर जनन स्वास्थ्य निर्भर करता है। क्योंकि अगर जो युवा पीढ़ी है वो खुशहाल है और वो स्वस्थ है तो उस समाज को हम क्या मान सकते हैं, स्वस्थ मान सकते हैं। तो 12 से 25 साल में जनन स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब समस्या कौन कौन सी उत्पन्न होती है, तो सबसे पहली जो समस्या उत्पन्न होती है कि यौन शिक्षा का अभाव। क्या है, यौन शिक्षा का अभाव। अब ये क्या बात हुई, यौन शिक्षा का अभाव से तात्पर्य है कि बहुत से समाज में यौन शिक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी युवाओं को नहीं दी जाती है। ऐसे में वो अनेक यौन संचरित रोगों से पीड़ित हो जाते हैं और रोगी बन जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आप आराम से लिख ले जाएंगे। अगर अगली बात करते हैं तो जागरूकता का अभाव। जागरूकता का अभाव, अब आप समझते होंगे कि भारत में बहुत सारा ऐसा समाज है जो बिल्कुल भी जागरूक नहीं है जनन स्वास्थ्य को लेकर के। क्योंकि समाज में ये धारणा होती है कि जो जनन क्रिया है और जनन से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको छिपा के रखना चाहिए। अगर उसकी स्टडी भी कर रहे हो तो छिपा के करना है। तो ऐसा जो है वो एक प्रकार का सामाजिक रोग ही है कि जनन को लेकर के इतना ज़्यादा हाइप बनाना एक प्रकार का सामाजिक रोग है। क्योंकि जनन स्वास्थ्य या जनन से संबंधित बिल्कुल सभी को शिक्षा देनी चाहिए, जो कि भारत सरकार अब क्या कर रही है उसको फॉलो करवा रही है। और यहाँ तक कि 6, 7, 8 में भी यौन शिक्षा से संबंधित चैप्टर्स दिए जा रहे हैं। तो
जागरूकता का अभाव होता है, जिस कारण बहुत सारे यौन संचालित रोग फैल जाते हैं और हो जाते हैं। और अगला होता है कि कम उम्र में विवाह, और ये सबसे ज्यादा घातक होता है। बहुत से समाज में कम उम्र में लड़कियों की या लड़कों की शादी कर दी जाती है, क्योंकि वो यौनारंभ स्टेज में होते हैं और ऐसे में उनके जन्नांग पूरी तरीके से मेच्योर नहीं होते हैं, और जब वो लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है और आगे चल करके उसके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाती है। अगला पॉइंट हम बात करते हैं तो प्रसव संबंधी जानकारी ना होना। प्रसव संबंधी जानकारी ना होना। हालांकि अब तो समाज बहुत ज्यादा जागरूक हो गया है और प्रसव की क्रिया जो नॉर्मल रूप से हॉस्पिटल्स में होती है, लेकिन पहले ऐसा जागरूकता नहीं थी और जो डिलीवरी होती थी वो बहुत मतलब क्रिटिकल पोजीशंस में होती थी। ऐसे में माँ या बच्चा में से कोई ना कोई एक ना एक एक्सपायर हो जाता था, जो कि बहुत ही दर्दनाक था। तो प्रसव संबंधी जानकारी का ना होना ये भी एक प्रकार का जनन स्वास्थ्य है। और अगला है सही पोषण का ना होना। सही पोषण का ना होना। अब पोषण बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले जब यौनारंभ स्टेज में होते हैं तो पोषण की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे में शरीर जो है वो वृद्धि कर रहा होता है, जन्नांग वृद्धि कर रहे होते हैं, शरीर के बहुत सारे अंग वृद्धि कर रहे होंगे। अगर ऐसे समय पर सही पोषण नहीं मिलता है तो ये भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो सही पोषण भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और ऐसे अगर पोषण की बात करें तो जब एक गर्भवती महिला का पोषण सही नहीं होता है तो बच्चा जो होता है वो कुपोषित हो सकता है या वो मृत भी हो सकता है। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं वो जनन स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जिसमें से एक मेजर समस्या जो है वो है धार्मिक रूप से बंधा होना। क्योंकि होता क्या है कि समाज ऐसा है, इसमें हर व्यक्ति का किसी न किसी धर्म से बंधा होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य कर दिया गया है। और ऐसे में बोला जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो ऊपर वाले की देन है, और ऐसे में बहुत सारे क्या हो जाते हैं, चाइल्ड की बर्थ हो जाती है। और एक प्रकार से क्या होता है कि जो परिवार है वो परेशान होता है, साथ साथ में माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो कम उम्र में बार बार बच्चे पैदा करना, ये भी एक प्रकार से जनन स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है। तो ये बात हमने कर लिया जनन स्वास्थ्य की समस्या पर। अब आगे बात करते हैं कि जनन स्वास्थ्य की समस्याओं को हल करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कार्यनीतियों को अपनाया है। देखिए, जो भारत है उसने जनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी कार्य किया है और बहुत सी राष्ट्रीय योजनाओं को चलाया है, जो कि आज जनन स्वास्थ्य में काफी लाभदायक है। जैसे 1951 में भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन नामक राष्ट्रीय योजना चलाई गई। ठीक है, तो भारत सरकार काफी कार्य कर रही है जनन स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि 1951 से ही जनन स्वास्थ्य पर वर्क चल रहा है और भारत सरकार के द्वारा परिवार नियोजन नामक राष्ट्रीय योजना 1951 में ही चला दी गई थी। और इसके बाद इस पर वर्क हुआ और इसको और ज़्यादा मॉडिफाइड करते हुए
1997 में एक और योजना निकाली गई, एक कार्यक्रम के तौर पर इसको निकाला गया और इसको मॉडिफाइड कर दिया गया। उस कार्यक्रम का नाम था जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। क्या नाम था? जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। ठीक है, याद रहेगा नाम, जनन एवं शिशु सेवा स्वास्थ्य कार्यक्रम, और इसे इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्लियर? तो सन 1997 में परिवार नियोजन जो राष्ट्रीय योजना थी उसको और ज्यादा मॉडिफाइड किया गया और उसका नाम रखा गया जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RCH प्रोग्राम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? RCH प्रोग्राम भी बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो भारत सरकार ने 1951 में परिवार नियोजन नामक राष्ट्रीय योजना चलाई और इसके बहुत दिन तक कार्य करती रही योजना, और इसके बाद इसको मॉडिफाई किया गया और चलाई गई योजना 1997 में, जिसका नाम था जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। और इसके अंतर्गत जनन से संबंधित और शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्रदान की गई और बाद में इसी जो ये क्या कहते हैं योजना थी, इसको शामिल कर लिया गया। और इसको शामिल किया गया किसमें? फैमिली वेलफेयर में, अर्थात परिवार कल्याण में इसको शामिल कर लिया गया। और इसको आप किस नाम से जानते हैं? परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं। तो इन सभी योजनाओं को अब परिवार कल्याण अर्थात फैमिली वेलफेयर में सम्मिलित कर लिया गया है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि आजकल इस कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। और पहले इसे जाना जाता था जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम अर्थात RCH प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। उससे पहले इसे जाना जाता था किस नाम से? परिवार नियोजन के नाम से जाना जाता था। अब जो ये योजना चलाई गई है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उस पर बात करते हैं। तो इनका जो उद्देश्य था उस पर बात कर लेते हैं। तो उद्देश्य सबसे पहला था यौन शिक्षा को बढ़ावा देना। यौन से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देना सबसे प्रमुख उद्देश्य था। यौन शिक्षा को बढ़ावा देना, जिससे अधिक से अधिक लोगों को यौन शिक्षा दी जा सके और यौन संचालित रोगों को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। और इसके बाद जो इसका सेकेंड लक्ष्य था वो था कि लोगों को जागरूक किया जाए। जागरूकता इसका दूसरा मुख्य लक्ष्य था। और जागरूकता अवेयरनेस में श्रव्य और दृश्य दोनों सामग्रियों का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। श्रव्य एवं दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करके लोगों को क्या किया गया? जागरूक किया गया। क्योंकि यदि समाज जागरूक नहीं है तो आप समझते हैं वो समाज एक हिसाब से रोग बन जाता है लोगों के लिए। तो समाज का जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो श्रव्य सामग्री का अर्थ होता है जिनसे सिर्फ सुना जा सके, जैसे रेडियो पर भी आपने देखा होगा, जब भी आप कभी रेडियो पे सुना ही होगा, देखेंगे क्या?
तो रेडियो पर भी आपने बहुत सारे एड्स सुने होंगे जो कि परिवार नियोजन से संबंधित थे। ऐसे ही दृश्य सामग्रियों में अब श्रव्य और दृश्य सामग्री होती है। दृश्य सामग्री में होर्डिंग है, पोस्टर है, बहुत सारे बैनर लगा दिए जाते हैं जिसमें यौन से संबंधित जानकारियां दी जाती है। और साथ साथ में श्रव्य दृश्य सामग्रियां होती है जिनसे हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, जैसे टेलीविजन है, यूट्यूब है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनसे हमको जानकारियां मिलती हैं। तो ये जागरूकता अभियान चलाया गया जिससे लोगों को जागरूक किया गया यौन शिक्षा को लेकर के। और इसका जो थर्ड लक्ष्य था वो था प्रसव एवं शिशु स्वास्थ्य। क्योंकि आपको पता है कि जो शिशु की मृत्यु दर थी वो भारत में ज्यादा थी, अर्थात प्रसव के दौरान शिशु की मृत्यु हो जाती थी। तो उसको लेकर के जनन स्वास्थ्य के दौरान बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए जिससे चिकित्सकों को और लोगों को भी प्रसव से संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी गई, और ताकि जो प्रसव है वो सुरक्षित हो सके और जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रूप से प्राप्त हो सके। तो ये इसका तीसरा मुख्य लक्ष्य था। और अगर चौथे मुख्य लक्ष्य की बात करें तो चौथा मुख्य लक्ष्य था परिवार नियोजन। क्या था? परिवार नियोजन। लोगों को परिवार नियोजन से संबंधित बहुत सारी जानकारियां देना, जैसे गर्भ निरोध को लेकर जानकारी देना, और ये भी बताना कि जो बच्चे हैं वो ऊपर वाले की देन नहीं है। आप जितने अधिक पैदा करोगे उतने ही पैदा होंगे। आप पैदा करना बंद कर दोगे, बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे। और पैदा होना जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? आप पर कर रहा है। अगर आप बहुत सारी विधियों का इस्तेमाल करेंगे तो जो बच्चे पैदा होना है वो बंद हो जाएंगे और परिवार नियोजित होगा। और साथ साथ में छोटा परिवार का लाभ भी बताया गया। छोटा परिवार, सुखी परिवार। छोटा परिवार और सुखी परिवार की धारणा लोगों में बताई गई। ये भी एक उद्देश्य था जिससे कि लोगों को ये पता चल सके कि छोटा, जब जितना अधिक छोटा परिवार होगा उतना ही सुखी परिवार होगा। यदि परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा तो बहुत सारे कष्ट उसमें आ जाएंगे। और अगर छठे लक्ष्य की बात करें तो ये लक्ष्य भी बहुत ज्यादा प्रमुख है। इसमें क्या था? मादा भ्रूण हत्या पर रोक। क्योंकि हमने कहा एक जो रोगी समाज है वो हमेशा बुरे कार्य ही करेगा। और समाज में एक रोग व्याप्त है जिसमें कहा गया कि जो वंश है वो बालकों द्वारा ही चलाया जाता है। जो क्या हमने कहा? एक मानसिक बीमारी है, एक मानसिक सोच के रूप में क्या है? बीमारी है। ये एक प्रकार का रोग है और कुछ नहीं है। तो चूंकि आप आगे चल के अनुवांशिकी पढ़ाएंगे तो उसमें हम जानेंगे कि जो वंश है वो लड़के और लड़कियां दोनों से चलता है। क्योंकि आपके जीन्स जो हैं वो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय दोनों में होते हैं, तो वंश क्या है? दोनों में पहुंचते हैं। ऐसे में आप कभी भी नहीं सोच सकते कि जो बालक है वही आगे चल करके वंश को चलाएगा, चूंकि समाज में धारणा होती थी। और ऐसे में मादा भ्रूण की हत्या ही कर दी जाती थी गर्भ में ही। और इसलिए भारत सरकार द्वारा इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर कोई ऐसा है जो मादा भ्रूण की जांच भी कराता है तो भी उस पर जुर्माना और जेल तक हो सकती है। रोक भी लगी है। जितने भी पैथोलॉजी हैं या अल्ट्रासाउंड सेंटर है उन सब पर आपने पोस्टर देखा होगा कि मादा लिंग का जांच कराना कानूनन जुर्म है और यहाँ पर नहीं होता है। तो ये मुख्य लक्ष्य थे। अब जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता है। आवश्यकता का तात्पर्य यही है कि जब भी समाज, अगर हमको एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो वो जनन से भी स्वस्थ होना चाहिए। और उसके लिए हमको ये उद्देश्य अपनाने होंगे। लोगों को अधिक से अधिक क्या करना होगा? यौन शिक्षा से संबंधित जानकारियां देना होगा। जो अभी तक जनन स्वास्थ्य टॉपिक जो बहुत हाइड करके रखा जाता था लोगों में, समाज में इसको एक अलग नज़रिए से देखा जाता था, वो नज़रिया बदलना होगा। जिससे क्या हो? लोग जागरूक होंगे और जब जागरूक होंगे तो रोग कम फैलेंगे। अगर सातवें लक्ष्य की भी बात करें तो सातवां लक्ष्य है जननांगों की
जननांगों की स्वच्छता पर ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्या में भी ये पॉइंट लिख देना कि जननांगों की स्वच्छता पर ध्यान ना देना क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। मैं वहां लिखना भूल गया, तो लिख लीजिएगा आप, जननांगों की स्वच्छता पर ध्यान न देना। क्योंकि होता क्या है, बच्चे जननांगों को बहुत ज्यादा सेंसिटिव समझते हैं और ऐसे में उनकी जो स्वच्छता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे में बहुत सारे रोग फैल जाते हैं। तो जननांगों की स्वच्छता को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये पॉइंट्स हो गए आपके। पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, जनन स्वास्थ्य और इसकी क्या क्या समस्याएं हैं, इसकी आवश्यकता क्या है और इसके लिए उद्देश्य कौन कौन से रखने चाहिए। अगले पार्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं और वो है यौन संचरित रोगों की रोकथाम, अर्थात कौन कौन से रोग हैं और कैसे इनका रोकथाम करेंगे। तो अगर आप वीडियो क्लास यहाँ तक पढ़ रहे हैं और आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसके साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन जो निकलेगा उसको आप ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो जाएंगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। रही बात नोट्स की, तो नोट्स आपको कम्युनिटी पोस्ट में समय समय पर मिलते रहेंगे। आपको नोट्स को लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं मुझसे कि आपकी ऑनलाइन क्लास से मैं स्टडी कैसे करूं, तो उनको बता दूं ऑनलाइन स्टडी करना मेरे चैनल से बहुत आसान है। सबसे पहले आपको जितने भी वीडियोज क्लास मिल रही हैं उनको आपको 1 से 2 बार ज़रूर देखना है और इसके बाद देख लेना है और जब प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी फिर प्लेलिस्ट को आप वॉच करेंगे और साथ साथ में आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लेलिस्ट को वॉच करने के बाद आप जो PDF नोट्स मिलेगी उसको एक बार पढ़ेंगे, इसके बाद आपका जो 100% है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आप फ्री होकर के आराम से अपने नोट्स में लिखें, कोई भी परेशानी जो है वो आपको नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यूं ही पढ़ते रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।